हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का ये क्लास जो है वो हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यू जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो हमने कवर कर लिए थे। तो आज का जो लेक्चर 2 है इसमें हम करने वाले हैं एक तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एक तो करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स और एक है अपना 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है उसको हम जो पीवाईक्यू है वो इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आज का जो क्लास है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो आप क्वेश्चन देखने वाले हो उसमें आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वहाँ पे नोटिस करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पीवाईक्यू जो है वो आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे 2022 के पीवाईक्यू यानी कि जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो स्टार्ट होता है जिसमें आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे ये 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। 2022 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाले यंत्र का नाम। यहाँ पे जो आवेशित कण है और आयन्स हैं उनको उच्च ऊर्जाओं को त्वरित करने वाले जो यंत्र है उसका नाम क्या होता है? साइक्लोट्रॉन, जिसको हमने साइक्लोट्रॉन जो पढ़ा है ना वो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एन फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता यानी कि फ्लक्स बंधता एन फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात यहाँ पे ये है, ठीक है ना, यानी एन फाई अपॉन आई है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास स्व प्रेरकत्व। क्या होता है? स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व ये होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है यदि दो कणों का खालिस्तान समान है तो उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान होगी। यहाँ पे क्या समान होना चाहिए? तो यहाँ पे इनका संवेग मोमेंटम समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? संवेग। ओके, तो यहाँ पे संवेग आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक का कार्य कौन करता है? होल करता है। क्या करता है? होल करता है। ओके, और यहाँ पे जो आवेश वाहक का कार्य है वो करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे दो खालिस्तान है, यहाँ पे एक में होल भरेगा फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए तो यहाँ पे जो 2022 था हमारा उसमें हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो 4 आते थे, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें अपने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं अब वो वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 या 2 लाइन में आंसर इनका देना होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मिलीकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर इतना कूलाम आवेश, ठीक है ना, यहाँ पे आवेश की वैल्यू दी हुई है, पाया गया। तो उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है ओनली। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, Q बराबर एन ई। क्या पढ़ा है? Q बराबर एन ई। तो यहाँ पे एन का मान पूछा है तो आपको क्या करना है? एन बराबर Q अपॉन ई कर देना है। तो यहाँ पे Q का मान क्या रखोगे आप? ये दे रखा है क्वेश्चन में, इसको रख देंगे। और ई का मान आप लोग जानते ही हो, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ओके, जब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन एन का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी और आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पी द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत विभव का मान। देखिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का मान यहाँ पे बताना है। तो अक्ष पर जो विभव का मान होता है वो कितना होता है? के पी अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है? के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो कि वी बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये अक्ष की यहाँ पे बात की गई है। और अगर बात करें निरक्ष की तो निरक्ष में क्या आता है? विभव 0 आता है। क्या आता है?
जीरो आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए। देखिए अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है उसमें ताप किस तरीके से निर्भर करता है। देखिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी कि ताप को जब हम बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो घट जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अर्धचालकों की जो चालकता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। भाई जो प्रतिरोध है जो कम होगा तो चालकता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम बोल सकते हैं, अगर हम चालकता की बात करें तो यहाँ पे जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो चालकता भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और अगर हम ताप को बढ़ाए तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। क्या होगा, घटेगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 है और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, R1 और R2। यानी कि जो विद्युत वाहक बल जो है E1, इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 और E2 का R2। तो दोनों सेलों को जब पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ओके, ये हमारे पास विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए जो वोल्ट गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए जो अपना गैल्वेनोमीटर है उसको उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। यानी कि जो उच्च टेम्परेचर, उच्च प्रतिरोध जो होता है अपना, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। देखिए इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हमारा धारावाही वृत्ताकार पास होता है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब इसके चारों तरफ इस तरीके से लिपटा होगा, यानी कि इस तरीके से है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3D डायग्राम होता है, इसको इस तरीके से समझाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। आप समझ जाइएगा, वैसे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा इसको। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। देखिए दो नियम होते हैं, इसमें आपको दोनों याद कर लेने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफ किस तरीके का होता है, यहाँ पे ये होता है अपना विचलन कोण और ये होता है आपतन कोण। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, U आकृति का, ठीक है ना। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अपना है 2023 का पेपर, इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। चलिए अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो देखिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। देखिए यहाँ पे खोल की बात की गई है, यानी कि खोखला गोला है, इसके बीच में, यानी कि ये जो खोखला गोला है इसके चारों तरफ एक समान आवेश उत्पन्न है। तो यहाँ पे एक समान आवेश उत्पन्न है, तो इसके बीच में यानी कि इसके अंदर जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर। अब आप लोगों को मैंने समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन आया था कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में किस तरीके से निर्भर होती है, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आया था और यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर वही हो जाएगा कि यहाँ पे जो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता है ताप में वृद्धि होने पर क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा ना, तो वही बात यहाँ पे पूछी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा घटती है, ठीक है ना, डिक्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य बल है कौन सा, कैसा बल है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अट्रैक्शन आएगा इसमें, ठीक है ना, आकर्षण बल होता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन, ध्यान रखिएगा अपवर्तन 2 बार होता है और जो आंतरिक परावर्तन होता है वो 1 बार होता है। कितनी बार? 1 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। देखिए धनावेश है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण किस तरफ होती है? बाहर की ओर होती है। किस तरफ? बाहर की ओर। तो हमको यहाँ पे दर्शाना है, यानी कि इसका चित्र बनाना है, तो आपको ये चित्र इस तरीके से बना देना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? E बराबर 2kp/r³। क्या हो जाएगा? E बराबर 2kp/r³, ठीक है ना। ये हो जाएगा अक्ष के लिए। और अगर बात करें हम निरक्ष के लिए, तो निरक्ष के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 2 हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? kp/r³, ये हो जाएगा निरक्ष के लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा दोनों का पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन इस बार नहीं आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 अवस्थाएं यानी कि 2 विशेषताएं कैसी होनी चाहिए? एक तो होता है कि उसमें उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च धारणशीलता। अगला है कि उसमें उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक थर्ड नंबर और लिख लीजिए कि उसमें उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों आप विशेषता याद रखिएगा, कोई सी भी 2 पूछ सकता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए कि यहाँ पे कौन कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात नलिका में मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे। कौन सी? माइक्रोवेव्स। ओके, माइक्रोवेव्स होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी, आप लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है इन दोनों में संबंध पढ़ा है। क्या संबंध होता है? r बराबर 2f। क्या होता है? r बराबर 2f। तो यहाँ पे r की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, तो 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 14। क्या आ जाएगा? 14। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? देखिए अवतल दर्पण होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो इस साइड बनती है, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट साइड बनती है। तो लेफ्ट साइड जितनी भी दूरियाँ होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं, तो यहाँ पे माइनस का 14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेनेल दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र। तो वह सूत्र कौन सा होता है? ZF बराबर a²/λ। ये वो सूत्र होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक के नाम लिखिए। नोटिस किया आपने? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। वो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था और यहाँ पे 1 मार्क्स में पूछ लिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य कौन करते हैं? होल करते हैं, और अल्पसंख्यक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नहीं, अब तो 2024 का पेपर आ चुका है, इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत, यानी कि यहाँ पे पूछा क्या है? अभी मैंने आपको चित्र बनवाया था कुछ इस तरीके का कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। तो वहाँ पे तो क्या पूछ लिया? डायग्राम पूछ लिया, लेकिन पूछे डायग्राम या फिर उसका आंसर, बात तो एक ही है ना। आपको पता तो इतना होना चाहिए कि ये बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाहन वेग के परिमाण को क्या कहते हैं? गतिशीलता। क्या कहते हैं? गतिशीलता, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर VD/T
ई होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, गतिशीलता का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने हेतु उसे श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल दिया, यानी कि इसको थोड़ा सा फेर बदल के पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, होता तो वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उच्च, ठीक है ना, यानी उच्चतम मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। तो उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नोटिस करते चलिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन कहते हैं, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, चुंबकन आएगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में मान होगा। क्वेश्चन वही है, ओनली यहाँ पे जो संख्या है वो चेंज हुई है बस, ठीक है ना। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा क्या आएगा, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व करिए इसको, छोटा सा है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, विवर्तन। ओके, तो यहाँ पे विवर्तन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र यहाँ पे बताना है, तो क्या हो जाता है, लैम्बडा बराबर 12.27 बटे रूट वी एंगस्ट्रॉन। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी बात, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे नैनोमीटर में पूछा है, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉन है, तो एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए हमारा मान होता है लैम्बडा बराबर 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। अभी मीटर में तो चेंज हो गया, लेकिन इसको नैनोमीटर में चेंज करना है, तो नैनो यहाँ से निकालेंगे हम, तो नैनो की वैल्यू होती है यहाँ पे 10⁻⁹, ठीक है ना। तो यहाँ से एक घात क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, बढ़ाना मतलब माइनस की ओर चली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये इस साइड में चला जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये 10⁻⁹ की हम क्या लिख सकते हैं, नैनो, ठीक है ना, तो नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या दी हुई है मीटर में हो, तो इसके दूसरी कक्षा की त्रिज्या मीटर में होगी। देखिए इसको हमको प्रथम कक्षा में दी हुई है त्रिज्या, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Rn बराबर R1 इंटू एन स्क्वायर। तो देखिए R1 क्या है, R1 का मतलब है कि यहाँ से पिछली वाली कक्षा, यानी कि जो पहली कक्षा है, क्योंकि R1 है यहाँ पे, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या यहाँ पे रखनी है, और n का मान यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे दूसरी कक्षा के पूछिए, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप n का मान 2 पुट करोगे, तो यहाँ पे इसको जब आप इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2×10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये आपके पास मान निकल आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अपद्रवी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो एन प्रकार और एक पी प्रकार, ठीक है ना, ये 2 प्रकार के अपद्रवी अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि किसी एकल धनावेश के लिए समय विभव पृष्ठ बनाइए। वहाँ पे क्या पूछा था, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है ना, यहाँ पे पूछ लिया विभव पृष्ठ बनाना है, तो वो किस तरीके से बनेगा। देखिए एकल धनावेश हो गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये चित्र इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, ओम के नियमानुसार विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ क्या बनता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं V समानुपाती I,
यानी कि V बराबर आई आर हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ये V हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट ग्राफ यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। अगला देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और उनके उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व किस लिए कहते हैं? क्योंकि स्वप्रेरकत्व जो होता है वो किसी कुंडली में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, इसलिए इसको जड़त्व, विद्युत जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। अगला है, कला संबंध। कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो समय के साथ कांस्टेंट रहता है, इसे कला संबंध स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दहली आवर्ती। देखिए, छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी हैं ओनली यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको परिभाषाएं तो पूरी यहाँ पे याद करके जानी है, ठीक है ना। तो दहली आवर्ती की परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालने से उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? दहली आवर्ती कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगी। अगला है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी गैसीय परमाणु से उसके सबसे शिथिल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। और आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहते हैं और आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके 3 नाम होते हैं, कोई सा भी नाम से आपसे परिभाषा पूछ सकता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध लिखिए। तो आप लोग आइंस्टीन का ये जो सूत्र होता है वो आप लोग अच्छे से जानते हो, E बराबर mc², ठीक है ना। घिसा पिटा फॉर्मूला ये, तो ठीक है ना, E बराबर mc²। ओके, तो ये थे अपने PYQ, जिसमें अपन ने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? सेक्शन A अपन ने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करते हैं सेक्शन B और सेक्शन C और सेक्शन D की। तो इसका मैं क्या करूँगा, आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसकी वीडियो आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इसका PDF तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।